हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द यूनिक क्लासेस एंड द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। और हम कर रहे हैं 11th CBSE फिजिक्स को टारगेट। हमने अभी तक यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर डायमेंशन के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट खत्म किया है और अब हमारे पास रहता है एरर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला पार्ट, है ना। तो एज यू कैन सी बोर्ड पहले से काफ़ी भरा हुआ है आज, तो इसको एक बारी ऊपर वाले बोर्ड को देखना है, फर्स्ट हाफ को। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये कुछ एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो कि पहले से मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझाना आसान रहे, लिखने वाला काम ना रहे, समझाने वाला रहे सिर्फ। तो दो वर्ड हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन और काफ़ी अच्छी डिस्कशन है, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन है, क्योंकि ये दो वर्ड जो है ना एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये हम रिपीटेटिवली यूज़ करते हैं और सेम सेंस में यूज़ कर लेते हैं इनको। हमें लगता है कि लाइक जो एक्यूरेसी का मीनिंग है वही प्रिसीजन का मीनिंग है, कि आप एक्यूरेट हो या नहीं हो अपनी बात में, या आप प्रिसाइज हो या नहीं अपनी बात में। किसी भी सेंस में अपने यूज़ कर सकते हैं ना एक्यूरेट या प्रिसाइज, बट एक्चुअली मैथमेटिकली देखो या फिजिक्स की नज़र से देखो तो इनका मीनिंग कुछ अलग अलग है। एक्यूरेट कोई आप मतलब आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, या आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट के वो प्रिसाइज हैं या नहीं है, उनका दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब मेनली ये सारी जो बातें हैं ना वो हमारे कहाँ पे काम आने वाली हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा में, ठीक है। तो एक्यूरेसी का क्या मतलब है, डेफिनेशन लिखिए ब्लू कलर में, लिखता है, मैंने ही लिखा उसे, तो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के कितना पास आती है हमारी मेजर्ड वैल्यू। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी वायर की एक लेंथ जो है, असली लेंथ 1.20 मीटर है, एक्चुअल लेंथ इतनी है, बट दो बच्चों ने उसको मेज़र करके बताया, उनको बताया नहीं गया था कि कितनी लेंथ है, दो बच्चों ने मेज़र करके बताया, तो उन्होंने क्या कहा टीचर को कि सर ये लेंथ है 1.22 मीटर, और एक ने कहा कि लेंथ है 1.19 मीटर। अब बताओ सही किसकी है? किसी की भी नहीं है। एक्चुअली में तो ये भी गलत और ये भी गलत है, बट आप देखो कि ये वाली इसमें और इसमें कितना एरर है, इसमें एरर है 0.02 का, है ना, और इसमें और इसमें कितना एरर है, इसमें एरर है 0.01 का। तो इसके अंदर एज कंपेयर टू दिस एरर कम है, तो ये वाला जो हमारा रिजल्ट है ये ज़्यादा क्लोज है। तो अगर इन दोनों में से मुझे कहना हो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। ईजीएस्ट एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्यूरेट का मतलब क्या है। जितना ज़्यादा पास आप एक्चुअल वैल्यू के हो, आपका आंसर उतना ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। क्लियर? तो एक्यूरेसी से ये मतलब है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रिसीजन। आपकी वैल्यू प्रिसाइज है या नहीं है, आपकी इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है या नहीं है, उसका मतलब क्या है। तो प्रिसाइज का मतलब एक अलग ही एंगल से है। प्रिसाइज का मतलब क्या है, एक्सटेंट टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो एक्सटेंट मतलब कितना ज़्यादा, टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट्स, कि आप मेज़र कर रहे हो, जैसे आपको इस मार्कर की लेंथ मेज़र करने के लिए कहा, तो आप क्या कर रहे हो, एक बारी मेज़र किया, दो बारी मेज़र किया, तीन बारी मेज़र किया, चार बारी मेज़र किया। तो आप मान लो कि आपने चार बारी मेज़र किया, तो चार बारी सक्सेसिव मतलब लगातार जो आपने मेजरमेंट्स किए, वो मेजरमेंट्स आपस में कितने ज़्यादा मिलते जुलते हैं। समझे बात, कि आप क्या कर रहे हो, लेंथ वाला तो फिर भी एग्जाम्पल ईजिली आपके माइंड में बैठा हुआ है। आप कुछ और सोच के देखो, लाइक टेम्परेचर आपने मेज़र किया किसी एक स्टेबल रूम का जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा, बट आप टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो थर्मोमीटर से, तो एक बारी इस कॉर्नर में जाके, एक बार इस कॉर्नर में, एक बार इस कॉर्नर में, एक बार इस कॉर्नर में, है ना, अलग अलग टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। या कुछ और भी आप मेज़र कर सकते हो, है ना, कुछ और वेट मेज़र कर रहे हो, मास मेज़र कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे लिखा उसकी बात करते हैं। वापस से मान लो कि उसी लेंथ को मेज़र करने के लिए दो बच्चों के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग कंपनी के स्केल हैं, है ना। तो उनको कहा कि आप ऑब्जर्वेशन लाओ। एक बच्चे ने जो ऑब्जर्वेशन लाई, उसने क्या किया, उसने जब ऑब्जर्व किया तो एक बार उसका आंसर आ रहा 1.20, एक बार आ रहा 1.21, एक बार आ रहा 1.19 और एक बार आ रहा 1.22। रिपीट भी हो सकता आंसर, है ना। ये तो रैंडम है, ये हमने बस एग्जाम्पल लिए तो अपने इतनी वैल्यू उठा ली, इस तरह की वैल्यू उठाई ताकि हमें समझ में आए। और जो दूसरा बच्चा है उसने जब चार बारी ऑब्जर्व किया अपने टीचर के कहने पे, तो उसने आंसर क्या निकाला, उसने कहा कि सर बड़ा गड़बड़ाया सा काम आ रहा है। तो एक बारी 1.3 आया, एक बारी 1.2 आया, एक बारी 1.0 आया और एक बारी तो 1.4 आ गया। तो आपको कॉन्सेप्ट पता चला कि इसकी वैल्यूज आपस में ही बहुत ज़्यादा गैप रखती हैं, बट इसकी वैल्यूज देखो, ये आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ये और ये, इनमें कितने का गैप है देखो, 1.20 से 1.21 मतलब 0.01, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। और जबकि इनमें कितना डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस है।
तो 0.1 और 0.01 पता लग गया ना। तो यही होता है प्रिसाइजली कैलकुलेट करना या फिर प्रिसीजन। तो वापस डेफिनेशन देखो, एक्सटेंट टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, आपस में कितना ज़्यादा डिफर करते हैं। और अगेन ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछी जाती हैं, ये बस कॉन्सेप्ट्स है जो आपको आने ही चाहिए, और स्कूल वगैरह के अंदर ये बहुत कम रेयरली चांस में डिस्कस करी जाती हैं, ये आपको अपने आप से ही पढ़नी पड़ती हैं। क्लियर? तो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, आपकी नॉलेज एनहांस होगी कि दैट यू नाउ हैव द आइडिया ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और उनको पता है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट हाफ में आ जाते हैं हम। तो जो ये हमारा नेक्स्ट हाफ है, ये वाला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरर। एरर माने गलती, सिंपल सा मीनिंग है ना। एरर्स माने गलतियाँ। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर जब वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं। लाइक ये अभी अपन ने देखा कि ये एक्चुअली में क्या है, ये एरर ही तो है, और अपने बात भी करी कि इसमें कितना एरर है। इसमें एरर था, अपने कैसे निकाला था एरर? 1.20 में से ये माइनस करा था 1.19, और क्या कहा था इसमें कितना एरर है? इसके अंदर एरर था 0.01, और इसमें कितना एरर था? 0.02। इतना ही एरर था, है ना। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ, नीचे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एरर का। एरर क्या होता है? एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या है और उसमें से आपने कितनी वैल्यू निकाली है, ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है। जस्ट आपको डिफरेंस नोट करना है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस कितना है वो ही है आपका एरर, कि आपने कितनी गलती करी है। इसने इतनी गलती करी और इसने इतनी गलती करी है, दिख गया ना, इसने कम गलती करी और इसने ज़्यादा। तो एरर की डेफिनेशन क्या बन सकती है कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस है मतलब आगे पीछे करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने ना तो उसके आगे माइनस लगाया ना इसके आगे प्लस लगाया, डिफरेंस है जस्ट ये, ठीक है। अब एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस वजह से हो सकते हैं, ये कुछ एक उसका फ्लो चार्ट सा है। तो एरर जो है वो दो तरह से हो सकते हैं, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमैटिकल एरर, ठीक है। अब एरर भी सिस्टमैटिकल हो सकते हैं। सिस्टमैटिकल मतलब कि प्रॉपर एक एरर है, कि कोई एक प्रॉपर एरर है। अभी प्रॉपर एरर कैसा है इसको जब समझेंगे ना तब समझ में आएगा, आगे समझना स्टार्ट करते हैं। लाइक इसमें पहला एरर क्या लिखा मैंने? इंस्ट्रूमेंटल एरर लिखा। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मीन्स क्या हुआ कि आपके इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है। सपोज इंस्ट्रूमेंट में सपोज कोई खराबी है, आपके जो वो मार्किंग्स है ना, तो वो स्केल है उसकी मार्किंग्स आगे पीछे लगी हुई हैं, वो 5 मीटर के बजाय 5.1 मीटर लगी हुई हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, हर बारी रिजल्ट कैसा आएगा? कुछ ज़्यादा आएगा। हर बारी रिजल्ट क्या आएगा? कुछ अलग आएगा, और सेम उसी पैटर्न में अलग आएगा जैसा हर बारी आएगा। समझ में आई बात? तो अब आपको दिखा कि एक सिस्टमैटिकल पैटर्न से गलती होगी, एक सिस्टमैटिकल पैटर्न से गलती ही होगी, हमेशा गलती होगी बट एक सिस्टमैटिकल पैटर्न से। तो ये इसका मीनिंग है कि सिस्टमैटिकल एरर। और इंस्ट्रूमेंटल मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती है। टेक्निकल एरर मतलब कि जो पर्सन काम कर रहा है उसकी टेक्निक सही नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ठीक है। पर्सनल एरर, अब पर्सनल एरर का मतलब कि उसने जो एक्सपेरिमेंट सेट किया है, जो एक्सपेरिमेंट सेट किया उसने पर्सनली, मतलब उसको लैक ऑफ नॉलेज है, उसको एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता, उसने कोई चीज़ कहाँ कनेक्ट कर दी, कोई चीज़ कहाँ कनेक्ट कर दी, ठीक है। पर्सनल और टेक्निकल मिक्स से हो सकते हैं कई बार। टेक्निकल मतलब कि उसको टेक्निक नहीं है किस तरह से काम करना है, इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ है, उसने अरेंजमेंट वगैरह सब सही किया है, बट उसको टेक्निक नहीं है कि उसको लेंथ को कैसे मेज़र करना है, जीरो को कहाँ अलाइन करना है, कहाँ तक रुकना है, कैसे रुकना है, वगैरह वगैरह। फिर है नेचुरल। नेचुरल का मतलब नेचुरल कुछ भी आसपास, जैसे मान लो कि अचानक से हम कोई कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर रहे थे किसी एक प्लेस पे, अचानक से बहुत ज़्यादा वहाँ पे लाइट आ गई किसी भी थ्रू, मान लो किसी ने गेट खोल दिया अचानक से, है ना, और डार्क रूम के अंदर या बहुत लाइटली जिसमें बहुत कम लाइट है वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी रिकॉर्ड कर रहे थे, अचानक से किसी ने कमरे का गेट खोल दिया, बाहर से लाइट आ गई, तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आप कुछ मेज़र कर रहे थे, किसी के ऑसिलेशंस मेज़र कर रहे थे, हवा चलने लगी। तो इस तरह के नेचुरल फिनोमिनास, कोई टेम्परेचर में चेंज हो गया, कोई ह्यूमिडिटी में चेंज हो गया, ये सारे फिनोमिनास। देख रहे हो सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, जस्ट हमें करनी है। मैंने बोली, आपने सुनी,
मैंने समझा दी और आपको समझ में आ गई। इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल नॉलेज है। बट हाँ, लेनी ज़रूर है, हमें नॉलेज को एनहांस ज़रूर करना है। तभी आपको ये चैप्टर करने के बाद आपको फील आएगी कि हाँ, हम फिजिक्स में एंटर हो रहे हैं। अगर जस्ट सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करवाता रहूँ तो मैथ्स लगेगा, फिजिक्स नहीं लगेगा। तो यही फ़र्क है सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पे, ठीक है। और कौन से एरर होते हैं? रैंडम एरर। अब रैंडम पे चलते हैं। रैंडम का मतलब नाम से पता चल रहा है आपको, रैंडम मतलब बाय चांस, कुछ भी एरर हो गया है ना, तो इसको चांस एरर भी बोल देते हैं। तो कोई भी चीज़ अचानक से होगी, मान लो कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ ऑब्जर्वेशंस, अचानक से अर्थक्वेक आया, वाइब्रेशंस होगी सारी हर जगह पे, और आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जो खराब हो गया, एरर आ गया उसमें, ठीक है, जो प्लान ही नहीं था, अचानक से कुछ ऐसा हो गया, तो वो रैंडम एरर। और एक ब्लंडर एरर भी कह सकते हैं कि मान लो जो पर्सन है उसको बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता और वो घुस गया लैब के अंदर, तोड़ फोड़ कर रहा है और बिल्कुल ही बकवास तरीके से काम कर रहा है, तो वो ब्लंडर एरर्स हो गए। एक और फेमस एरर होते हैं जिसको अपने कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप जब 11th क्लास के अंदर आए हो तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, है ना, करने होंगे, पढ़ेंगे नहीं, करने हैं, फाइल्स भी बनानी है, रिकॉर्ड बनाना है ना। तो उसके अंदर भी आप जब आप लिखोगे, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है फाइल बनाने का, लास्ट में आपको लिखना होगा कि सोर्सेज ऑफ एरर, तो उसमें आप कई सारे एरर लिखते हो, तो वहीं से आपको आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से एरर होते हैं, क्या क्या सोर्स होता है उनका, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर कैसा होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, लाइक जो हमारा स्केल है, उसके अंदर सबसे छोटी कैलिब्रेशन कितनी होती है, रूलर जो होता है 15 सेंटीमीटर वाला, उस पर 10 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होते हैं, मतलब कि 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये सबसे छोटा काउंट है। तो इस पर इतना ही भरोसा किया जा सकता है। अगर किसी का लीस्ट काउंट इससे और कम होगा तो उस पर भरोसा उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या थे, कुछ एक थ्योरेटिकल डाटा था जो हमें समझना है। अब हम इस एरर्स के अंदर आगे जाएंगे कि हमारे पास कुछ एक हेडिंग्स है, किन किन एरर्स की हमें बात करनी है और उसको मैथमेटिकली कैसे करना है। सो अब आगे लेके जाते हैं अपने डिस्कशन को, एरर्स के अंदर ही थोड़ा और आगे चलते हैं अपने, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ एक नेम्स आएंगे एरर्स के। तो हमारे पास पहला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है एब्सोल्यूट एरर का। पहला एरर का जो नाम आ रहा है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। क्या है ये, देखते हैं इसको। देखो, अभी एक बड़ी डिस्कशन को होल्ड ऑन करके अपने सोचें भी कि एरर अपन ने क्या देखा था। एरर क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, है ना। आपको हर बारी एक मेजर्ड वैल्यू चाहिए, एक सच्ची वैल्यू चाहिए दैट इज ट्रू वैल्यू, और माइनस करना है। अब मेजर्ड वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी, हम मेजर कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हम गलत ही मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू तो है, पर सच्ची वैल्यू कहाँ से ढूंढे? तो सच्ची वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू कैसे ढूंढ सकते हैं, उसका भी तो एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ढूंढनी तो हमने ये सारी वैल्यू। तो क्या पता कोई ऐसा तरीका है कि हम 5वीं वैल्यू को सच्ची वैल्यू मानेंगे हमेशा, तीसरी वैल्यू को सच्ची मानेंगे? नहीं। देखो, ट्रू वैल्यू किसको मानेंगे, इसके लिए एक तरीका फिक्स कर रखा अपन ने कि हम एवरेज लेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो हैशटैग नोट, या इससे पहले लिख लेते हैं ये चीज़, इससे पहले ये लिख लेते हैं कि एरर्स के आने से पहले ही जो ट्रू वैल्यू है वो उसकी भी तो समझ होनी चाहिए ना अपने को, क्योंकि उसमें से तो माइनस करना आपने। ट्रू वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू इज द एवरेज, एवरेज कह दो, मीन कह दो, एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑल ऑब्जर्वेशंस कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर आप सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हो तो आप ये तो 3 लेते हो या 5 लेते हो, लगभग इस तरह से 7, 9, इस तरह से आप सेट बना करके लेते हो। ऐसा सिस्टमेटिक तरीका है। आप फाइल के अंदर भी लोगे तो आप लगभग इतनी ऑब्जर्वेशन लोगे, उसका एवरेज लेकर के आप वैल्यू बताओगे कि ये हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इट मीन्स आपने क्या किया, 5, 10 अगर आपने वैल्यूज निकाली, सपोज अपने लेंथ वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। आपने क्या किया, लेंथ निकाली है बहुत सारी, कौन सी निकाली है आपने, L1, L2, L3, ऐसे करते 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 L10, 10 लेंथ्स निकाली हैं। तो आप ट्रू लेंथ किसको लोगे? तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपकी ट्रू लेंथ होगी दैट विल बी योर L मीन, है ना, एवरेज या मीन कह दो, और वो क्या होगी L1 प्लस कहाँ तक जाएगा ये L10 तक, और अपॉन में क्या आएगा 10। ये तो अपने को लेना आता ही है ना। तो इट मीन्स आपके लिए ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू।
ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए बात, बस इतनी बात चमक जानी चाहिए। जैसे ट्रू वैल्यू बोला, दिमाग में चमक गया कि एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब अपन आगे चलते हैं, है ना। अब अपन आगे चलते हैं और फर्स्ट एरर मैंने आपको भी नाम लिख करके दिखाया था, तो नाम तो बदलने वाला नहीं है, एब्सोल्यूट एरर। अब अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए कहा गया है तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट जो वैल्यूज दे रखी हैं पहले उससे आप ट्रू वैल्यू निकालोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, मीन वैल्यू निकालोगे। आपको एक सेट ऑफ डाटा दे रखा होगा, उसके अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। अभी अपने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, 80% लगभग बात समझ में आ जाएगी, बाकी 100% होगी जब अपने इस पर क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कहा गया है, आपको 10 एक वैल्यू दे रखी है, लाइक यही हर वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो पहले आप इससे मीन वैल्यू निकालोगे। और एक और चीज़, जो ये मीन आंसर आएगा ना, वो वैल्यू हो सकता है आपके किसी ऑब्जर्वेशन को मैच करती हो और हो सकता है मैच ना भी करती हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करवाओगे, हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करवाओगे उस मीन वैल्यू में से। माने कि फर्स्ट के लिए अगर आपने एरर निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा L1 से, और वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा मीन वैल्यू में से उसको माइनस करके, ठीक है। सेकंड वैल्यू का ऑब्जर्वेशन एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू में से उसका माइनस कर दोगे, है ना। थर्ड के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, मीन वैल्यू में से उसे माइनस कर दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से 5th 6th 7th 8th 9th 10th जितनी भी हैं लास्ट अगर हमारे पास 10th है तो 10th के लिए एब्सोल्यूट एरर कितना निकलेगा, मीन वैल्यू में से उसकी खुद की जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड करी थी वो माइनस कर देंगे। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताई थी कि ये वाला जो आंसर है ना, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था 1 पॉइंट एक बारी 19 आ रहा था, एक बारी 22 आ रहा था, तो एक रिकॉर्ड जो था ऑब्जर्वेशन वो छोटी थी एक बड़ी थी। हमें ये नहीं देखना छोटी बड़ी, हमें देखना है कि डिफरेंस कितना है, तो आपको सिर्फ डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो इस सब को मैं अगर सम अप करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको अगर मैं सम अप करूं तो एब्सोल्यूट एरर, इसको मैं कहूं अगर डेल्टा ए, ये मोस्टली बुक्स के अंदर सिंबल यूज होता है, हमने लेंथ ले रखी थी तो हमने सिंबल एल ले लिया। कोई भी अगर कोई भी क्वांटिटी होगी तो उसको ए लिख दिया। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे आता है, मीन में से मेजर्ड निकाल करके, किसी मेजर्ड क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, उसकी मीन वैल्यू में से उसे जब आप माइनस कर दोगे। और एक मैं ये सिंबल लगा देता हूं, ये सिंबल क्या है, इसे मोड कहते हैं। शायद आपने इसको पहले कभी देखा हो तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये मोड क्या करता है, बस चमत्कारी सिंबल है ये नेगेटिव को भी प्लस कर देता है, प्लस को तो प्लस कर ही देता है, नेगेटिव को भी प्लस कर देता है ना। कि अगर इस मोड के अंदर +4 होगा तो आंसर +4 ही आएगा, अगर इस मोड के अंदर -4 होगा तो भी आंसर +4 ही आएगा। इतना ही समझाओ फिलहाल। ये क्यों लगाया, क्योंकि आपको मैंने बताया था, वो बात बतानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिखा दी गई है। तो एब्सोल्यूट एरर इस तरह से निकलता है। अभी हम इस पर एग्जाम्पल नहीं कर रहे, हम टाइप्स ऑफ एरर कर लेंगे, फिर अपने एक इकट्ठा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। अब बारी है मीन एब्सोल्यूट एरर की। अब इसके नाम में क्या दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर तो दिख ही रहा है, उसके आगे मीन लग गया, है ना। हमने एब्सोल्यूट एरर निकालना सीख लिया था। एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास आगे थे ना, जैसे अपने पास डेल्टा L1 आ गया था, डेल्टा L2 आ गया था, और इसी तरह से क्या आ गया था, डेल्टा L10 आ गया था। तो अब इनका अगर आप मीन ले लो, मतलब कि एरर्स का मीन ले लो, तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी उसे अपने कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जस्ट एक न्यू क्वांटिटी है तो हमें इसके नाम में इसका काम दिख गया। जैसे उसको पहले अपन इसको बनाते हैं डेल्टा L मीन, ये डेल्टा L1 है क्योंकि पहले के लिए, ये डेल्टा L2 है क्योंकि दूसरे के लिए है। सिमिलर ये डेल्टा L10 है क्योंकि 10वें के लिए, 10th वाले के लिए है। ये डेल्टा L मीन है, मतलब कि ये सारे डेल्टाओं का मीन है। और कैसे मीन निकालते हैं आपको बताइए। अब क्योंकि एरर्स का मीन निकालना है तो डेल्टा L1 डेल्टा L2 प्लस डैश 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 डेल्टा L10। सिंपल सा काम है बस ये, और थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। तो डेल्टा मीन इस तरह से आ गया। क्लियर हुई बात, ओके। अब जब अपने बात कर रहे थे कि इसको अगर आप सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो इसका सिंबल भी उसी तरह से क्या होता है, उसका डेल्टा A सिंबल था ना, डेल्टा AM, इसका डेल्टा A मीन ये सिंबल होता है इसका,
ठीक है। और अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें डेल्टा ए मीन, तो ये कैसे बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सारे डेल्टा ए एम को सम करना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी हैं। हम मान लेते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक हैं, और आपको जितने भी हैं अगर n तक हैं तो उसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म है दिखाने की, और दिखाया इसी को ही गया कि सपोज करो कि ये जो एरर्स हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है, तो आपको 1 से लेकर के कहाँ तक बिछाने हैं, 10 तक बिछाने हैं, और डिवाइड कहाँ तक करना है, वहीं तक करना है, उसी नंबर से करना है जहाँ तक अपने जा रहे हैं। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसी तरह से एक और एरर आएगा थर्ड, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। थर्ड आएगा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। क्या नाम बोला मैंने थर्ड का, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अब ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल का क्या मतलब है, तो ये लिख लेते हैं फटाफट से और फिर अपने इसके बारे में बात करते हैं। रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर, ये क्या चीज़ है भाई। पहले आपने एब्सोल्यूट के लिए माइनस करा, छोटे छोटे एरर आ गए आपके पास, उन छोटे छोटे एरर्स का एवरेज ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, मीन एरर आ गया, ठीक है। अब इस मीन एरर का आप रेशो ले लो, रिलेटिव मतलब रेशो ले लो। क्या करना आपको, रेशो लेना है, किसके साथ लोगे, रिलेटिव से आप याद रखो रेशो, किसके साथ लोगे, उसके साथ जो ट्रू वैल्यू है। माने अगर आपको रिलेटिव एरर चाहिए, ठीक है, कैसा चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए, तो ये कैसे आएगा, ये बनेगा डेल्टा ए एम, मतलब इसके लिए मीन एरर तो निकालना ही पड़ेगा, अपॉन में ए मीन, समझे, मतलब ट्रू वैल्यू, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी ना उसके साथ डिवाइड करा है इसको ऊपर ने। तो मीन्स अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन एरर निकालना पड़ेगा, और मीन एरर निकालने के लिए सारे एब्सोल्यूट एरर निकालने पड़ेंगे, और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपके पास क्वांटिटीज होनी चाहिए, उस क्वांटिटीज का मीन निकालना पड़ेगा। तो एक से एक जुड़ता हुआ जा रहा है, ये आगे दिख रहा है आपको, एक से एक आगे ये जुड़ता हुआ जा रहा है। तो आपको अगर थर्ड तक पहुंचना है तो फर्स्ट सेकंड निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। फिर हमारे पास फोर्थ और एक एरर है जिसको अपन कहते हैं परसेंटेज एरर। क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, इसमें कुछ खास नहीं करना, आपको बस जो ये फ्रैक्शनल एरर है ना इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंट लगा देना है बस। अगर आपको परसेंट एरर निकालना है तो आपको क्या करना है, डेल्टा ए मीन, जो मीन एरर निकाला उसका जब रेशो लिया था ट्रू वैल्यू के साथ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में अपन ने एक परसेंटेज वाला सिंबल लगा दिया, बस। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको समझ में आया कि आपके पास एक सेट ऑफ डाटा होता है, उसमें से उनका मीन लेकर के आपके पास ट्रू वैल्यू आती है, उसमें सबको माइनस करते रहो, आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएंगे बहुत सारे, जितने भी हैं क्वांटिटी उतने, उन सब का मीन ले लोगे तो मीन एरर आ जाएगा। ये वैसे काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। और फिर उस मीन का रेशो ले लोगे आप तो आपके पास रिलेटिव आ जाएगा, उस रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, सिंपल। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। सो अब जो हमने सीखा उसको चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिखा है और मैंने सॉल्व भी कर दिया, एक सॉल्व एग्जाम्पल बन गया आपके लिए। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ एक वैल्यू दे रखी है, लाइक 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33, ठीक है। कितनी वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ दे रखी हैं, और आपको इसमें हर एक चीज़ें डिस्कस करनी, समझनी, निकालनी आ जाएगी। पहली बात तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू आपको पता है मीन वैल्यू होती है। आपको क्या करना है, लाइन से सबको लगा दो, ऐड कर दो और 8 से डिवाइड कर दो। जब अपने इनको टोटल करके 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा और आंसर आ जाएगा 1.33। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैथ्स है, हमें देखना था कि करते कैसे हैं, काम क्या है। फिर है एब्सोल्यूट एरर। सेकंड क्या है हमारे पास, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एरर में पहला एरर है ना ये, आपको फर्स्ट क्वांटिटी के लिए निकालना पड़ेगा, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग, एंड सो ऑन विद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, है ना। तो आप करोगे क्या, आप ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते हो, है ना। ट्रू वैल्यू 1.33, उसमें से माइनस करी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये वाली, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, पहले हमेशा यही वैल्यू रहेगी। सिमिलरली जब इनके लिए माइनस करोगे तो इनके लिए ये रिजल्ट्स आने वाले हैं। यू कैन क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। और
ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल सिंपल। थर्ड है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसमें क्या करना है, इन एब्सोल्यूट एरर का एडिशन करना है, इनके मैग्नीट्यूड्स का, है ना। देखो कहीं मैग्नीट्यूड माइनस है और कहीं पे प्लस है, तो आपको कहा था एरर जो है वो माइनस प्लस हो सकता है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे अपने को मैग्नीट्यूड ही देखना है, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया, अपॉन में क्या किया 8 लगा दे, क्योंकि कितने हैं ये, क्योंकि क्वांटिटी 8 है तो एब्सोल्यूट एरर्स भी 8 है, उसको वापस 8 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 0.02 आ गया। तो इसके अंदर भी एक आंसर आ गया। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में क्या करना है, इसी से फ्रैक्शन बना देना है। और फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, जो मीन एरर आया है आपका उसको डिवाइड कर दिया आपने आपके, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये डेल्टा नहीं आएगा, यहाँ पे मीन ही आएगा। जो आपके पास ट्रू वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड करवाना हमने सीखा था ना। तो हमने क्या किया, जो एरर आया उसको डिवाइड कराया 1.33 से। जब इसको डिवाइड कराएंगे तो ये बनेगा 0.17 समथिंग, तो उसको राउंड ऑफ करके 0.02 ही ले लिया कि हम कहो कि इसको इससे डिवाइड कराया तो यही कैसे आ गया, तो राउंड ऑफ करके ले लिया अपन ने, ठीक है। और ये हो गया रिलेटिव एरर। फिर अब परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में हमको क्या करना है, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज लगा देना है। आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके डेसिमल जो है 2 प्लेस आगे चले जाएंगे, 2 प्लेस आगे जाने का मतलब हट जाएगा, क्या बचेगा 2, तो आंसर आ गया 2%। तो दिख रहा है आपको ट्रू वैल्यू निकालने का ये तरीका, एवरेज ले लो। एब्सोल्यूट एरर हर किसी को माइनस करो उसी वैल्यू में से, ठीक है। इसके बाद ये वाला काम स्टार्ट होगा। फिर मीन एब्सोल्यूट इसके बाद स्टार्ट होगा, जब सारे ये आ चुके हैं उनके मैग्नीट्यूडों को जोड़ा 8 से डिवाइड करा। फिर मीन एब्सोल्यूट आने के बाद ही फ्रैक्शनल होगा, क्योंकि मीन एब्सोल्यूट की वैल्यू आपको चाहिए, उसको आप डिवाइड कर रहे हो। फिर इसके बाद ही परसेंटेज एरर हो सकता है कैलकुलेट, क्योंकि आपको इसके अंदर इसकी वैल्यू चाहिए इनटू 100% करोगे, है ना। इट मीन्स अगर आपको सीधा सीधा सिर्फ इतना ही कह दिया जाए कि परसेंटेज एरर निकाल दो, तो भी आपको ये 4 स्टेप करने पड़ेंगे। आपको मीन वैल्यू चाहिए, आपको एब्सोल्यूट एरर चाहिए, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, आपको फ्रैक्शनल एरर चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर तो चलो आप यहाँ भी बना लोगे, बट आपको ये 2 चीज़ें और ये तीसरी ट्रू वैल्यू ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अपने आगे कर सकते हैं। तो अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है इसमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये काम ही है बस, ओके। सो अब आगे बढ़ते हैं एरर्स के अंदर। नेक्स्ट जो हमें समझने हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। एरर्स कैसे कैसे कंबाइन होते हैं, जैसे हमें एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर निकालना आ गया, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट एरर था वो था मीन एब्सोल्यूट एरर। लाइक कोई एक क्वांटिटी है ए, उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला डेल्टा ए, तो आप उसका रिजल्ट फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। आपको ये भी सीखना है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो आंसर निकाला वो तो इतना हो गया, पर उसमें गलती कितनी हो सकती है। अभी प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब इससे 2 वैल्यू निकलेंगी ना, एक निकलेगी ए माइनस डेल्टा ए और एक थोड़ी बड़ी होगी ए प्लस डेल्टा ए। ऑब्वियसली बात है ये छोटी होगी ये बड़ी होगी, तो इसका मतलब है कि जो आपने आंसर निकाला है ए, वो एक्चुअली में ए कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, वो यहाँ से यहाँ तक लाई कर सकता है। बात कुछ भी हो सकता है, समझ में नहीं आई हो तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक आपने किसी की लेंथ निकाली, वो आई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके अंदर जो एरर निकाला आपने, जो लेंथ निकाली वो आई 5 सेंटीमीटर, जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला वो आया सपोज 0.1 सेंटीमीटर फॉर एन एग्जांपल। तो आप क्या कहोगे, आप करेक्टेड लेंथ के लिए ये लिखोगे 5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखोगे। इसको कहने का मतलब ये है कि देखो इसके 2 आंसर बने ना, एक बनेगा 5 माइनस 0.1, एक बनेगा 5 प्लस 0.1, इसका मतलब 4.9 सेंटीमीटर और इसका बना 5.1 सेंटीमीटर। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि हमारा आंसर 5 सेंटीमीटर है, पर इसके अंदर कुछ एक एरर है जिसकी वजह से ये हो सकता है इनके बीच में कहीं लाई करता हो, कि 4.9 से 5.1 इनके बीच में कितनी वैल्यू होती है, इन्फिनिट वैल्यू होती है ना। 4.99, 999, 99999 बढ़ती जाएगी तो 4.92, 4.921, 4.923, ऐसे बहुत सारी वैल्यू बना सकते हो आप, है ना। तो इन्फिनिट वैल्यूज इनके बीच में। तो हमारा कहने का ये मतलब होता है सामने वाले को कि हमने एक वैल्यू बता भी दी कि 5 सेंटीमीटर है, पर ये भी बता दिया, हमने मान ली अपनी गलती ईमानदारी से कि भाई इसमें इतनी गलती हो सकती है 0.01, ठीक है, 0.1 नहीं 0.1 की गलती हो सकती है। तो ये वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी छोटी हो या इससे थोड़ी सी इतनी बड़ी हो।
इतनी तक, मतलब इसके बीच में भी हो सकती है। क्लियर? तो ये पहले तो आपको समझ में आनी चाहिए सोच। अब अपने बात करते हैं कि एक क्वांटिटी के लिए तो आपको पता चल गया कि एक क्वांटिटी में कैसे एरर को हैंडल करते हैं, पर अगर क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं अपने। मान लो कि अगर क्वांटिटीज़ का सम हो रखा है, सम हो रखा है मतलब कि सपोज आपके पास दो क्वांटिटी हैं, क्वांटिटी ए क्वांटिटी बी, और एक उनका सम है, कोई क्वांटिटी जेड है जिसके अंदर ए और बी का टोटल आता है। ठीक है, आपने जब ए को मेजर किया था तो ए इस तरह से आ रही थी, ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, बी को जब आपने मेजर किया था तो बी को लिखा था बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मतलब कि ए में कितना एरर था, डेल्टा ए जितना, बी में कितना एरर था, डेल्टा बी जितना। क्लियर? इसकी सबसे छोटी वैल्यू, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी आ सकती है, ए माइनस डेल्टा ए। इसकी बड़ी वैल्यू कितनी आ सकती है, ए प्लस डेल्टा ए। इसकी बी माइनस डेल्टा बी छोटी और बी प्लस डेल्टा बी बड़ी। वैसे ही ये जेड जो आंसर आएगा, अगर आप डायरेक्टली इन दोनों को जोड़ रहे हो तो इसके अंदर भी तो एरर आएगा ना। ठीक है, इस एरर वर्ड से यूज टू हो जाना है अपने को, और ये सारी बातें धीरे धीरे कर रहे हैं हमने आराम से, क्योंकि ये लिखने में ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये समझने में, दिमाग में रखने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी अच्छी है। आपका दिमाग खुल जाएगा इसको करके। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आप जैसे देखो, एक तो ए को ही अपने ये लिख देते हैं ना, वैसे अगर आप जेड को इस फॉर्म में खोल करके लिखो तो कैसे लिख सकते हो, अगर हम सब में उनका एरर इंट्रोड्यूस कर दें, सच ले आए सामने, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मुझे ये लिखना पड़ेगा कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर होगा, और मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे ये वाला एरर पता करना है। बात समझ में आई आपको? किसी एक क्वांटिटी में क्या एरर होता है वो अपन ने निकाल लिया। ठीक है, वो हमने निकाल लिया, जो अपने ने बहुत सारे तरीके देखे, उसमें से सबसे कम का मीन एब्सोल्यूट एरर वो अपने ने निकाल लिया। अब उस क्वांटिटी को पहले अपने कहते होते थे हमेशा कि मान लो किसी स्केल से आपने लेंथ निकाली, वो आ गई 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर कह देते थे। बट अब अपने उसी लेंथ को क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए? ये एल था पहले, मतलब सिंपल वाला एल, और ये 11th क्लास के बच्चे का एल, कि उसने एरर भी इंट्रोड्यूस कर दिया, विद एरर वाला एल, मतलब मोर करेक्टेड एल, ये कह सकते हैं आपने इसके लिए। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हम सेम ही एल से दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे ही जैसे जेड को ये लिखा था, अब जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए में क्या एरर है, प्लस माइनस डेल्टा ए। इस डेल्टा ए को कैलकुलेट करना मेरा टारगेट है नहीं, ये मैं सीख चुका। प्लस बी में क्या एरर आएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी। बी में ये जो एरर है वो कैसे आएगा, क्या ये सीखना मुझे बाकी है, नहीं, ये मैं सीख चुका। डेल्टा जेड ये मुझे सीखना है, दिस इज माई टारगेट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका टारगेट है डेल्टा जेड। क्लियर? अब आप देख के चलो कि यहाँ पे क्या होगा, ए और बी, आप इस ब्रैकेट को अगर खोल लो तो ये बनेगा ए प्लस बी। एक तो ये बनेंगे और ये दो क्वांटिटीज़ का सम हो जाएगा। मतलब कि आप बेसिकली देखो, मैं इसको उठा करके इधर ले आऊँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, समझ में आया? देखो इसको ओपन करेंगे तो वापस वही बनेगा, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो यही बन रहा था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। रीअरेंज किया जस्ट। और आप ये देखो, आप कंपेयर करके देखो, z का मतलब ये लेस करेक्टेड z जो था वो क्या था, जस्ट इनका सम। तो ये तो क्या है, z ही है इसका मतलब, और देखो बीच में प्लस माइनस है और यहाँ प्लस माइनस है, इसका मतलब ये जो डेल्टा z है वो हो ना हो, ये सेकंड वाली टर्म डेल्टा z ही होगी। आपको बात समझ में आई कि डेल्टा z क्या है? तो एरर जो है वो क्या आ गया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा z की वैल्यू आ गई है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये वैल्यू आ गई ऑन कंपैरिजन। आपको सिर्फ मैं इलैबोरेशन दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको इस एक्सप्लेनेशन को किसी दूसरे को समझा करके नहीं आना। कुछ एक क्वेश्चंस के अंदर हम जरूर लगा सकते हैं और लगा करके देखेंगे। मीन्स मोर करेक्टेड जेड,
ये अपना ही कहने का तरीका है, बस किसी बुक में नहीं लिखा ऐसा कुछ। मोर करेक्टेड जेड, ये क्या बन जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, इसका मतलब क्या करना आपने कि किसी भी क्वांटिटी में जो किन्हीं दो क्वांटिटीज का सम है उसमें कितना एरर आ सकता है, वो क्या है, वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी या तो एक्स्ट्रा आ सकता है प्लस में या माइनस में। माने कि इस क्वांटिटी के दो आंसर फ्लक्चुएट कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही हो या कुछ कुछ समझ में आ रही हो, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो मज़ा नहीं आ रहा हो, तो एक बार इसको चलने दो, फिर अपने एक एग्जांपल करके देखते हैं, फिर आपको बात समझ में आएगी। z प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, और एक वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी z माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ के बाद तो आपके पास एरर आ गया डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो या तो अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से इन दोनों का जो सम आएगा उतना इधर जा सकता है या उतना उधर जा सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है ना, अपने सबको हटा देते हैं। ठीक है, इस सब को हटा देते हैं, बस अपने क्योंकि अब सीख चुके तो अपने इसके अंदर डाल देते हैं कि इसके अंदर एरर कितना होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी का सम। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, पता तो चलेगा कर क्या रहे हैं अपने। सपोज करो कि एक लेंथ है L1, वो है 10 सेंटीमीटर और इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, एक लेंथ है दूसरी L2 जो कि है 5 सेंटीमीटर और इसमें एरर है, प्लस माइनस लगाएंगे ना, इसमें एरर है 0.2 सेंटीमीटर का। समझ गए? ओके, और एक लेंथ है इनका सम, टोटल लेंथ। आपको अगर टोटल लेंथ निकालने के लिए कहा जाए तो आपको पता है टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं? टोटल लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या करोगे, L1 प्लस L2। तो L1 प्लस L2 करने का मतलब क्या होगा, आपको एक्चुअली में करना क्या होगा, इसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, A प्लस बी प्लस माइनस इन दोनों का एरर, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इतना टिपिकल है ही नहीं, लाइक ये L1 प्लस, जब अपने वहाँ पे करते हैं ना तो वहाँ पे सिंबल होते हैं हमारे पास नंबर्स नहीं होते। नंबर्स को ऐड करना आसान है ना, L1 प्लस L2 तो L1 प्लस L2 रहेगा, पर 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो रिड्यूस हो जाती है बातें। तो अब क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब नंबर में नंबर और एरर में एरर। तो ये बना 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। लो जी, आ गया आंसर, ये है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब इसकी लेंथ किससे किसके बीच में फ्लक्चुएट कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। 15.3 मैक्सिमम और 14.7 मिनिमम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 14.7 से 15.3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं ये लेंथ लाई करती है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब सिमिलरली आप डिफरेंस वाला भी कर सकते हो। डिफरेंस वाला जब आप करोगे, जैसे सम वाला किया था वैसा ही आएगा। थोड़ा सा उसमें सोचने वाला काम है, थोड़ा सा उस पर हल्का सा। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि जैसे सम में हुआ था ना वही होगा इसके अंदर। लाइक कि कोई एक क्वांटिटी है z जो किन्हीं दो क्वांटिटी के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो a क्वांटिटी है वो कैसे निकलती है, a ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस उसका एरर। b कैसे निकलती है, b ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस उसका एरर। तो z कैसे निकलनी चाहिए, z ऑब्जर्व्ड प्लस माइनस उसका एरर। तो आपको यही एरर तो निकालना है, इस एरर की सबसे बड़ी वैल्यू और इस एरर की सबसे छोटी वैल्यू, ये निकालनी है आपको, ताकि आप इसके क्वेश्चंस कर पाओ, है ना, और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ। जैसे हमने ये किया था वैसे अपने इसको कर सकते हैं। लाइक z को आप क्या लिखोगे, z को आप लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z, a को आप लिखोगे a प्लस माइनस डेल्टा a, है ना, b को आप लिखोगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको, तो ये बनेगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस। देखो उसका कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों साइन है, तो हमने 9 माइनस प्लस लिख दिया प्लस माइनस की जगह पे। ठीक है, ये z प्लस माइनस डेल्टा z ही चला हुआ आ रहा है। इसको जो अपने कॉमन लें, जैसे मान लो इन दोनों की जोड़ी बना दे और इन दोनों की जोड़ी बना दे, तो ये बनेगा a माइनस b, और ये क्या बन जाएगा, एक बार प्लस साइन कॉमन ले लेता हूँ बाहर में ताकि अंदर कोई फर्क ना पड़े। तो अंदर क्या बन जाएगा, अंदर ये बनेगा प्लस माइनस डेल्टा ए
और माइनस प्लस डेल्टा बी, ठीक है। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, ये वाला तरीका अगर आपने फॉलो करें। देखो जो z होता है, z ऑब्जर्व्ड, वो क्या होता है a ऑब्जर्व्ड माइनस b ऑब्जर्व्ड, जो भी वैल्यू है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। इट मीन्स ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस डेल्टा z होना चाहिए प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b के इक्वल, ठीक है। आपको क्या करना होता है, आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा एरर कब आ सकता है और सबसे छोटा एरर कब आ सकता है। सबसे बड़ा एरर के लिए दोनों साइन अगर पॉजिटिव लोगे तो मैक्सिमम एरर क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और मिनिमम एरर क्या आएगा, मैक्सिमम एरर क्या आएगा, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब कि प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आएगा, है ना। कॉमन लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा ही बनेगा ये। और अगर सबसे छोटे एरर की बात करें तो आएगा माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, मतलब कि माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। समझ में आई बात। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था बिल्कुल डिट्टो वैसे हो रहा है कि एरर जो है मैक्सिमम एरर के लिए दोनों के एरर जोड़ दो, मिनिमम एरर के लिए भी दोनों के एरर जोड़ दो। दो क्वांटिटीज का कोई सम है, तीसरी क्वांटिटी या डिफरेंस है, तो आप क्या करो, इसका एरर लो, इसका एरर लो, दोनों को जोड़ दो और आप ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज में उसे एक बारी प्लस कर दो और एक बारी माइनस कर दो, बस इतना काम करना है। लाइक इसको फिर से थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए अगर अपने जैसे अपने क्वेश्चन लिया था लास्ट टाइम, वही क्वेश्चन को अगर अपने कंटिन्यू करते हैं। क्या कहा था अपन ने कहा था हमारे पास दो लेंथ हैं, एक L1 है और एक L2 है। L1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर जिसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर का, है ना, और L2 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर जिसमें एरर है प्लस माइनस आएगा 0.2 सेंटीमीटर का। अब अगर आपके पास एक नई क्वांटिटी है Z जो कि L1 माइनस L2 है, जो कि L1 माइनस L2 है, ऐसा बता दिया आपको, तो अब इसमें कितना एरर होगा, या डिफरेंस करने के लिए कहते हैं, जैसे पिछली बार सम करने के लिए कहा था। तो आप क्या करोगे, आप इसको लिखोगे 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मीन्स टू से आएगा क्या, 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये आएगा। ओ माइनस था, सॉरी, तो ये 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि आंसर सम वाले से मैच कर गया इसका। तो इट मीन्स कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा गलती कितनी हो सकती है कि आप 0.3 आगे चले गए होगे अपने आंसर से, तो या 0.3 पीछे आगे होगे। मतलब इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, 4.7 से 5.3 तक की सारी वैल्यूज ये कवर करता है। क्लियर। तो इसका मीनिंग ये है। सो वट यू हैव टू कीप इन माइंड कि चाहे आपको सम करना हो क्वांटिटी का, चाहे आपको डिफरेंस करना हो क्वांटिटी का, जो उस क्वांटिटी में सम वाली में या डिफरेंस वाली में एरर आता है, वो एरर कितना आता है, टोटल जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके इंडिविजुअल एरर्स का टोटल आता है, ठीक है। और उनके टोटल के आगे बस प्लस माइनस लग जाएगा, इतना ही आता है। देखो जब अपनों ने L1 प्लस L2 किया था तो यहां प्लस हो गया था, यहां प्लस था, इस बार यहां माइनस हो गया, बट यहां फिर भी प्लस है। गलती क्या हो जाती है, जल्दबाजी में हम यहां भी माइनस कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। कैसे, क्योंकि हमने इसको इनसाइड समझा है कि यहाँ पे अपने को लिटरली नहीं लेनी चीज़ें, यहाँ पे आपको समझ से लेनी है कि सबसे बड़ा एरर क्या आ सकता है और सबसे छोटा एरर क्या आ सकता है। तो वो इन दोनों एरर को जोड़ के ही पता चलेगा। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाला काम किस पे है, इनमें छोड़ रखा अपन ने। ये सबसे बड़ा एरर दिखा देगा और ये सबसे छोटे एरर की तरफ पॉइंट आउट कर देगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब अपने आगे जाएंगे इसमें कि जब डिवीजन हो किसी क्वांटिटी का तब क्या होगा, जब मल्टीप्लाई हो तब क्या होगा, जब अगर कोई क्वांटिटी किसी क्वांटिटी की रेज टू द पावर में है तब क्या होगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। कुछ नया जरूर आ रहा है सीखने के लिए इस चैप्टर के अंदर, है ना, एंडिंग की तरफ जाते हुए, बट आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो प्रॉपरली क्रिस्टल क्लियर माइंड के अंदर रखो। इस तरह के कितने भी एग्जाम्पल आप खुद क्रिएट करके सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो हमने एरर्स और कॉम्बिनेशन एरर्स अब स्टार्ट कर लिया है। इस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन करके देखो अपने आप। कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस टाइम विद फिजिक्स। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।